Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to our plant biochemistry 1 class. Last week before Eid, if you remember, we were discussing the nitrogenous bases. We have seen the structure of pyrimidine as well as purine bases. We have also studied the structure of sugars. अब वो सारे हमने पढ़ लिए हैं और ये आपके सामने एक दफ़ा फिर जो डिफरेंट बेसिस हैं वो दिए गए हैं। पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये सारे के सारे पिरिमिडीन बेसिस हैं। ये उसकी जनरल रिंग का स्ट्रक्चर है और ये फिर 3 बेसिस हैं जिनमें नंबर 1 और नंबर 3 ये डीएनए में पाए जाते हैं, जबकि यूरासिल जो है ये आरएनए में होता है। ये फिर प्यूरिन बेसिस उनका स्ट्रक्चर है और ये जो दोनों बेसिस हैं ये कॉमन हैं, ये डीएनए में भी पाए जाते हैं और आरएनए में भी पाए जाते हैं। तो अब न्यूक्लियोटाइड के जो कंपोनेंट्स थे वो हमने देख लिए सारे के सारे, 2 उसमें बल्कि। तो वो शुगर थी डीएनए के जो, और शुगर जो है वो पेंटोज है 5 कार्बन शुगर, और पेंटोज में फिर कौन सी है डी ऑक्सी राइबोस। बल्कि इसको हम यूँ कह लें कि पेंटोज में राइबोस है और राइबोस में फिर वो क्या है डी ऑक्सी राइबोस। और फिर उसके बाद जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं। और नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स। पायरिमिडीन्स जो हैं वो हमें पता है, या पिरिमिडीन्स वो 3 हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। प्यूरिन्स जो हैं वो एडेनिन और गुआनिन। तो ये हो गया जिक्र शुगर का और नाइट्रोजनस बेसिस का। जो तीसरा ये है कंपोनेंट है वो है सिंपल इनऑर्गेनिक एसिड। सॉरी, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो H3PO4 फास्फेट इसको हम कहते हैं। बेसिकली ये फास्फोरिक एसिड है, तो इसको फास्फेट के नाम से पुकारा जाता है H3PO4। तो इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इसमें जो फास्फेट है वो 5 बॉन्ड्स बनाता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं अगली इसमें फास्फोरिक एसिड और फास्फेट। तो यह उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे चूँकि ऑक्सीजन 4 हैं और 3 ने तो सिंगल बॉन्ड बना लिए, ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल, और यहाँ पे ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड। तो एक साइड पे डबल बॉन्ड होता है और बाकी जो 3 साइड्स हैं उसमें OH ग्रुप होता है। तो ये हो गया H3 1 2 3, और ये P हो गया और O4 हो गया H3PO4। तो ये तो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स हमने देख लिए। इसको बहरहाल ड्रा करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप P बना लें। अब इसका डबल बॉन्ड आप किसी साइड पे भी शो कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर शो किया गया तो उसी को आप ले लें। तो OH और फिर इधर OH, और अगर आपको उधर अच्छा नहीं लग रहा तो हम नीचे बना लेते हैं, तो ये डबल बॉन्ड O। तो वही चीज़ है, हमने डबल बॉन्ड को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो H3PO4। अब ये 3 मॉलिक्यूल्स जो हमने देख लिए, शुगर, बेस और फास्फेट। अब डीएनए के हर न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज़ होगी, डी ऑक्सी राइबोस। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड होपफुली यू नो इट।
न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो तमाम न्यूक्लियोटाइड में डीएनए के जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे और वो जिस ऑर्गेनिज्म में भी होंगे और जितनी तादाद में भी होंगे, चाहे वो सैकड़ों में हों या मिलियंस एंड बिलियंस में हों, तो उन तमाम न्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सीराइबोस होगा और दूसरा फास्फेट। ये हर न्यूक्लियोटाइड में होगा, डीऑक्सीराइबोस और फास्फेट। जो चीज़ न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ करती है वो तीसरी चीज़ है, एंड दैट इज़ द बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो इन दो के अलावा न्यूक्लियोटाइड में जो है वो क्या चीज़ हो सकती है, वो उसमें न्यूक्लियोटाइड में वो या तो एडेनिन होगा या उसमें गुआनिन होगा या साइटोसिन होगा या थायमीन होगा। तो उन दो के अलावा शुगर और फास्फेट के अलावा जो है नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो जो डिफ़र करते हैं, क्या हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स जो डिफ़र करते हैं वो इन 4 बेसिस की बुनियाद पे। तो यह नहीं है कि हर न्यूक्लियोटाइड में कोई और शुगर है और कोई और फास्फेट है। तो तमाम न्यूक्लियोटाइड में वो दो कंपोनेंट्स, वो दो कंपाउंड्स शुगर और फास्फेट जो पिछली स्लाइड पे हमने देखे वो कॉमन हैं, लेकिन इन 4 में से एट ए टाइम एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस होगा। तो अगर हम शुगर को ऐसे ड्रा करें, ये एक सिंपल डायग्रामेटिक हम इसको बना रहे हैं, ये उसके 5 कॉर्नर्स हो गए, ये नंबर 1 कार्बन है, ये 2, 3, 4 और 5वां कार्बन हमें पता है इट इज़ आउटसाइड द रिंग, ये 5वां कार्बन है। तो अब न्यूक्लियोटाइड जब बनता है तो इसके साथ कोई एक बेस अटैच होगा और वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे आता है। से हम एक स्क्वायर यहाँ पे बना लेते हैं और वो एडेनिन है। और जो फास्फेट है उसको हम सिंपल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फास्फेट हो गया, इट इज़ बॉन्डेड टू कार्बन नंबर 5। तो ये बड़े सिंपल तरीके से हमने क्या बना दिया, न्यूक्लियोटाइड बना दिया। अब इस न्यूक्लियोटाइड का जो नाम है वो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है। आप यहाँ से एडेनिन को हटा दें और एडेनिन की जगह जो है आप क्या लगा दें जी, आप इसकी जगह गुआनिन लगा दें। ठीक हो गया जी। तो ये हम इसको यहाँ से हमने रिमूव कर दिया और इसकी जगह हम क्या ले आते हैं, ये दूसरा, तो इसको हम ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज दिस इज सी। अब ये क्या बन गया, अब ये साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड बन गया और इसी तरीके से आप इसमें जी लगा दें, टी लगा दें। तो जो बात मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि न्यूक्लियोटाइड्स कितनी किस्म के डीएनए में पॉसिबल हैं, तो दैट इज़ ओनली 4। क्योंकि किसी में एडेनिन होगा, किसी में गुआनिन होगा, किसी में साइटोसिन होगा, किसी में थायमीन होगा, और बस। ना शुगर डिफरेंट होगी इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स में, ना फास्फेट डिफरेंट होगा। जो चीज़ डिफरेंट होगी वो इन बेसेस में, कि कोई एक बेस एक वक्त में चारों बेसेस आ नहीं सकते। तो देयर आर ओनली 4 पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के अंदर। इसी तरीके से आरएनए के अंदर भी 4 पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड हैं, क्योंकि वहाँ पे आप थायमीन को निकाल लेंगे, उसकी जगह यूरासिल को डाल देंगे। तो ओनली 4 पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड्स हैं और यही 4 न्यूक्लियोटाइड्स दे आर रिपीटेड। इसलिए अक्सर जब हम न्यूक्लियोटाइड का जिक्र करते हैं या डीएनए का जिक्र करते हैं तो हम न्यूक्लियोटाइड की बात नहीं करते, हम बेसिस की बात करते हैं। हम डीएनए की जब साइज़ की बात करते हैं, भाई इसमें इतने हज़ार बेसेस हैं, बेस पेयर्स हैं, इतने हज़ार, इतने लाख, मिलियंस या बिलियंस या सैकड़ों की तादाद में। तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट बेसिस, क्योंकि जो चीज़ डिफरेंट होती है न्यूक्लियोटाइड में वो बेसिस होते हैं, न कि शुगर और फास्फेट। तो फिर से हम इसको ज़रा रिपीट करते हैं न्यूक्लियोटाइड को। तो ये शुगर को थोड़ा सा हम ज़रा ब्रॉड कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो ये वही और चलो यहाँ पे हम ऑक्सीजन भी बना लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन आ गई, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है और 4 है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये कार्बन नंबर 5 रिंग से बाहर है। ठीक है जी। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, तो वो ये है कि जब भी आप बेस को अटैच करेंगे तो वो आप कार्बन नंबर 1 से, तो अब हम एक सर्कल लगा लेते हैं, से दिस इज़ थायमीन। सर्कल जो है वो थायमीन के लिए है, रेक्टेंगल जो है वो हमने साइटोसिन के लिए बनाई, स्क्वायर जो है वो एडेनिन के लिए था, और फिर गुआनिन के लिए भी कुछ सिंबल हम ढूंढ लेंगे। तो कार्बन नंबर 1 पे आपने बेस को लगाना है और कार्बन नंबर 5 पे आपने फास्फेट को लगाना है।
तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड बन गया। एक डायग्रामेटिक तरीके से या जल्दी में आप किसी को बता रहे हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये जो दो कंपाउंड्स ये वाले और ये वाले ये शुगर के साथ जब अटैच होते हैं तो दिस इज़ अ कंडेंसेशन रिएक्शन। ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। वो ऐसे कि इधर भी OH ग्रुप होता है, यहाँ पे भी, और ये जो बेसेस हैं इनमें भी OH ग्रुप पाए जाते हैं। तो वो OH ग्रुप H हाइड्रोजन एटम इनमें जो पाया जाता है H और ये OH ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, इधर से H आएगा, इधर से OH आएगा, ये पानी बन के निकल जाएगा। दिस इज कंडेंसेशन। तो अब इधर जो कार्बन होगा उसका एक बॉन्ड फारग हो गया, वो OH वाला, इधर जो नाइट्रोजन या जो भी चीज़ होगी, और वो आमतौर पर नाइट्रोजन होती है, इधर नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फारग हो गया क्योंकि H उससे निकल गया, तो वो नाइट्रोजन और वो कार्बन, तो जो बॉन्ड बनता है बेसिस में न्यूक्लियोटाइड्स में, इट इज़ बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। अभी हमने डिटेल से नहीं बनाया तो आप फिक्र मत करें, अभी आगे आएगा जब हम पूरा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे जिसमें हम फुल बेस को शो करेंगे, उधर फुल फास्फेट को और शुगर को, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन ये वैसे आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो शुगर है उसका OH और उधर जो बेस है उसका H। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो बेसेस हैं इसका कौन सा, जो पिरिमिडीन है उसमें 6 टोटल पोजीशंस हैं रिंग की, और जो प्यूरिन्स है उसमें 9 पोजीशंस हैं, 6 बड़ी रिंग और बाकी जो 3 दूसरी रिंग में जो एटम्स होते हैं, क्योंकि 2 एटम तो कॉमन होते हैं, तो उसमें 9 पोजीशंस होंगी एटम्स की, इसमें 6 पोजीशंस होंगी। तो इसका अब कार्बन तक हमें पता चल गया कि कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बनाता है बेस के साथ, लेकिन बेसिस का कौन सा एटम जो है किस नंबर वाला पोजीशन वाला, जैसे पिरिमिडीन में 6 पोजीशंस हैं और प्यूरिन में 9 पोजीशंस हैं, तो कौन सा इसके साथ बॉन्ड बनाते हुए हम आगे देखेंगे, और फिर हम इसको आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन इन दोनों के दरमियान होता है, एंड वी गेट दी न्यूक्लियोटाइड। ये एक पानी का मालिक्यूल बन के निकल जाता है, और ये बेस बिल्कुल ऐसे ही। ये जो 5 नंबर पे कार्बन है इसका भी OH ग्रुप होता है, और फास्फेट में तो आपने देख लिया कि उसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, तो एक OH ग्रुप उसका इसके साथ H में से OH में से एक मिलता है, जाहिर है H मिलेगा या OH। अगर इसका OH होगा तो इसका H होगा, या इसका अगर H होगा तो इसका फिर OH होगा। तो कोई एक उसका H या OH आपस में मिलके एक और पानी का मालिक्यूल बनाते हैं, वाटर मालिक्यूल बन जाता है, और फास्फेट और ये कार्बन आपस में। तो ये पर न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के बनने में, जैसे ये आपके सामने बना हुआ है, तो इसमें 2H2O मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक यहाँ पे और एक जो है वो यहाँ पे बनता है। तो ये कुछ न्यूक्लियोटाइड के बनने के बारे में हमने एक डायग्रामेटिक तरीके से देख लिया। अगली वीडियो में हम इसको बाकायदा तौर पे बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।